नमस्कार। आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ जनजाति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जनजाति हैं गोंड, कंवर और उरांव। इसके पहले हम जो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनको देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत 5 केंद्र सरकार के द्वारा और 2 राज्य सरकार के द्वारा घोषित या संरक्षित विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है। जिन्होंने इसके पहले आज वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, इसके पहले जो भी महत्वपूर्ण क्लासेस हुई हैं उसको जाके आप देख सकते हैं, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उसको और अच्छे से आप समझ सकें। तो आज का जो टॉपिक है, जिसमें गोंड, कंवर और उरांव जनजाति को हम पूरा संपूर्ण पढ़ने वाले हैं, प्री और मेन दोनों की दृष्टि से हम इसको देखेंगे। शुरुआत करते हैं गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति के संबंध में सामान्य अगर जानकारी देखें तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य की जनजातियों की अगर कुल जनसंख्या का देखेंगे तो ये 56% आपकी गोंड जनजाति है। इसकी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 41 उपजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये तो गोंड के बारे में सामान्य जानकारी है। उत्पत्ति के संबंध में देखें तो गोंड शब्द की जो व्युत्पत्ति है या व्युत्पत्ति है वो तेलुगु, जो कि एक द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है, से हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है, जो शब्द है वो कोंठ है। कोंठ मतलब होता है पर्वत, और जो कोंठ है उसी का अपभ्रंश बाद में बनते हुए ये गोंड बना। और ये जो गोंड जनजाति हैं ये स्वयं को या जो अपने आप हैं उनको क्या कहते हैं, कोयतोर कहते हैं। कोयतोर का तात्पर्य होता है पर्वत पे निवास करने वाले जनजाति या पर्वत पे निवास करने वाले। ये तो सामान्य सा है, जो सभी इसको जानते ही हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में अगर इनकी स्थिति देखें तो भारत के मध्य भाग में इनका संकेंद्रण अधिक है। खासकर अगर दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में देखेंगे, जिसको जो क्षेत्र है जहाँ पर इनका संकेंद्रण है उनको कहा जाता है महाकौशल। अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है जिसको कहते हैं हम दक्षिण कौशल, यहाँ पर भी इनका संकेंद्रण है। और विदर्भ वाला क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र है, वर्तमान महाराष्ट्र, यहाँ पर इनका संकेंद्रण है। और ये पूरे क्षेत्र में गोंड का जो संकेंद्रण है वो अधिक है। मतलब इससे ये स्पष्ट होता है कि जो गोंड जनजाति पहले भी हम देखे हैं कि छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। उसके अलावा अगर और देखें विस्तार से तो हमने तो देखा कि आपका महाकौशल, दक्षिण कौशल, महाराष्ट्र यहाँ पर तो है ही। उसके अलावा उत्तरी आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, यहाँ पर भी इनका संकेंद्रण है। इनका संकेंद्रण तो हम देख ही चुके कि मध्य भाग में कहाँ कहाँ पर है, महाकौशल, दक्षिण कौशल, महाराष्ट्र, साथ में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला क्षेत्र में। तो यहाँ पर प्राचीन समय में क्या है, गोंड राजाओं का एक छत्र राज था। तो गोंड राजाओं के द्वारा या गोंड द्वारा शासित क्षेत्र होने के कारण इन क्षेत्र को गोंडवाना भी कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, जब भौगोलिक क्षेत्र पढ़ते हैं या भूगर्भ जब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन, तो वहाँ पर हम गोंडवाना का भी जिक्र होता है। तो जो गोंडवाना नाम पड़ा तो गोंड शासकों द्वारा शासित क्षेत्र होने के कारण इस जो क्षेत्र है मध्य भारत, उसको गोंडवाना कहा गया। इसके अलावा अगर और हम दूसरा एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो रानी दुर्गावती, इनका नाम सभी जानते हैं। तो जो गढ़ मंडला है तो यहाँ की ये गोंड शासिका थी। ये तो हो गया उत्पत्ति के बारे में एक सामान्य चर्चा। और हम भाषा देखेंगे तो कौन से बोली बोलते हैं, तो जो गोंडी बोली है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है। जो भाषा परिवार है जनजातियों में, खासकर छत्तीसगढ़ जनजातियों में, तो हमने 3 भाषा परिवार के अंतर्गत जितने भी जनजाति हैं उनको वर्गीकृत कर रखा है। और इसके बारे में हमने ट्रिक वाला वीडियो भी बना रखा है और अपलोड भी हो चुका है। इसमें 2, जिन्होंने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। आपने आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा परिवार को बहुत अच्छे से याद कर रखा है। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि बहुत अच्छे से याद कर रखा है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कि आपको एग्जाम्पल के लिए दे दीजिए, उरांव है या फिर गोंडी है, कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो बहुत ज़्यादा जनजाति है, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर हम उसको ट्रिक से याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंड का जो उपजातियाँ हैं वो बहुत हैं, 41 है। सबको तो नहीं पढ़ सकते, किंतु जो महत्वपूर्ण
जनजाति हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो उनको हम जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उनके आधार पर हम देखें तो कौन कौन से जनजाति हैं जिनको हमको पढ़ना है और जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको हम देख लें। जैसे गौड़ जनजाति हो गया, गौड़ जनजाति की जो महत्वपूर्ण उपजातियाँ हैं अब उसमें हम देखते हैं माड़िया है, मुड़िया है, प्रधान, दोरला, अगरिया, धुरवा और भारिया जनजाति। उसके बाद जो माड़िया जनजाति है उनकी भी दो उप शाखाएँ हैं, अबुझ माड़िया पहला और दूसरा है दंडामी माड़िया, जिसमें से हमने क्या पढ़ा है अभी अबुझ माड़िया को पहले से पढ़ा हुआ है ना। उसके बाद एक एक करके सभी जनजातियों को पढ़ते जाएंगे। तो ये तो हो गया जनजातियों का, जो गौड़ जनजाति है उनका वर्गीकरण। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर इनकी कुल जनसंख्या देखें तो हम जब इसके पर एक ट्रिक वाला वीडियो भी देख चुके हैं कि सर्वाधिक कौन सी जनजातियों में जनसंख्या रखने वाली जनजाति है और कौन सी बोली जाती है, जनजातियों में सर्वाधिक बोली जाती है। इस पर भी एक ट्रिक वाला बहुत अच्छा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और याद कर रखा है कि कौन कौन सी जनजाति की जनसंख्या के आधार पे सर्वाधिक हैं। तो उसमें पहला नंबर पे क्या है, गौड़ जनजाति जनसंख्या के हिसाब से। वो तो आपके छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो मतलब सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी आपकी गौड़ जनजाति। जैसे आप मेंस दे रहे हैं तो जैसे बार बार 2 बार 3 बार अगर देखते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आंकड़ा लिखते हैं खासकर जो सबसे बड़ी जनजाति हैं जिसमें एक पहली दूसरी तीसरी तक अगर भी याद रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आंसर पे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो जनसंख्या कितना है हमने उसका मोटा मोटा वैल्यू लिया था, हमने लिया था 43 लाख जब हमने ट्रिक का वीडियो पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे तब। तो इसमें एग्जैक्ट डाटा क्या है 43,98,404 इनकी कुल जनसंख्या है किसकी, गौड़ की। निवासी स्थान देखेंगे तो इनका जो मेन संकेंद्रण है आपके बस्तर संभाग में अधिक है। इनका रहने के लिए तो सभी आपके जो क्षेत्र है पूरा छत्तीसगढ़ वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन मेन संकेंद्रण इनका वहाँ पे जाता है बस्तर संभाग में। कार्य के आधार पे गौड़ों को अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है, जैसे उनका कार्य है उसके हिसाब से उनको नाम दे दिया गया। जैसे ऐसे गौड़ जो जमींदारी का कार्य करते थे प्राचीन समय में, और ये गौड़ों में सभी जो गौड़ों की उपजाति हैं उनमें अपने आप को ये उच्च मानते थे, उनको क्या कहा जाता है, राजगौड़। उसके बाद जो कृषि कार्य करते थे, कृषि कार्य में सहयोग देने का काम करते थे, उनको कहा जाता है घर गौड़। और जो लोहे गलाने का काम करते हैं, ये तो नया नहीं है, इसको सभी ने पढ़ रखा है, उनको कहा जाता है अगरिया। इसको भी हमने अच्छे से याद रखा है कि कार्य के आधार पे। उसके बाद जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं उनको कहा जाता था ओझा, और जो शिकार व गोदना हस्तशिल्प कार्य में है उनको कहा जाता है मुहाया। तो इस तरीके से हमने कार्य के आधार पर गौड़ों की जो उपजातियाँ होता है उनको देखा। तो यहाँ से जो वनडे एग्जाम रहता है वहाँ से प्री के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लोहा गलाने वाले क्या करते हैं, इसको तो अगरिया कहते हैं, हम जान ही रहे हैं। इसके अलावा जो गौड़ की उपजातियाँ हैं जो कृषि कार्य करती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहते हैं, घर गौड़, ठीक है। और जो जमींदारी काम करते हैं राजगौड़। इस तरीके से इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिक की जरूरत तो नहीं लग रही है। कार्य के आधार पर गौड़ों की जो जनजाति है उसको अब देखा। अब हम देखेंगे निवास के आधार पर जो गौड़ की उपजातियाँ हैं। जैसे सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाले जो गौड़ जनजाति हैं वो क्या कहलाती हैं आपके, खैरवार। और खैरवार किसके लिए प्रसिद्ध है, खैर वृक्ष से कत्था संग्रहण के लिए। उसके बाद रायपुर और महासमुंद क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं इनकी उपजातियाँ, उनको कहा जाता है सोनसरा। उसके बाद बिलासपुर संभाग में आपके अगरिया, और ये लोहा गलाने का कार्य करती है। उसके बाद देखें तो बस्तर संभाग में आपके क्या क्या हैं, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, मुड़िया, दोरला, थुरवा इत्यादि जितने भी हैं। ज़्यादातर तो संकेंद्रण आपके गौड़ जनजाति का बस्तर संभाग में ही है। अब इसके जो जीवन शैली है, इसके पहले हम जितनी भी जनजाति देख रहे थे तो जीवन शैली को भी हम अलग अलग में मेंस के हिसाब से बांट के देख रहे थे। जैसे उनका सामाजिक जीवन शैली कैसा है, आर्थिक जीवन शैली कैसा है ना। तो
तो उस प्रकार से हम देख रहे थे। पर यहाँ पर क्या है, आने वाली जितनी भी जनजाति हम पढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा सा जो अपना तरीका उसको चेंज करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम मेंस के हिसाब से, तो उसको हम करेंगे, या फिर जो मेन पॉइंट है जो प्री में या फिर मेंस में जहाँ बन सकता है तो उसके हिसाब से करेंगे। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ के भी जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, थोड़ा बोझिल हो जाता है। तो हमको पढ़ने में भी स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी पढ़ लिए जो हमारे काम का नहीं है, तो उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर हमको PhD नहीं करना है ना, तो जितना ज़रूरत है उसी को लेके हम चलेंगे। तो जीवन शैली में हम देखते हैं जैसे आभूषण है, तो गिलेट क्या होता है, इसके पहले हमने बहुत बार देखा है कि जनजातियों में गिलेट मतलब होता है नकली आभूषण चांदी का, चांदी जैसा रहता है किंतु वो चांदी होता नहीं है, उसको कहा जाता है गिलेट। इसका प्रयोग प्रायः जितनी भी जनजातियाँ हैं सभी करते हैं ना। उसके बाद है गोदना। पेय पदार्थ के रूप में देखें तो पेय पदार्थ के रूप में आपके जो गौड़ जनजाति है किसका प्रयोग करते हैं, पेज का करते हैं, और ये किससे बनता है, चावल का बनता है। तो पेय जितने भी जनजातियों के पेय पदार्थ है उसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके आप देख सकते हैं। घर के दीवारों पर क्या करते हैं, ये पेंटिंग करते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और इस पेंटिंग को क्या कहा जाता है, नुहडोरा अलंकरण। जो घर की दीवारें होते हैं, कच्चे दीवारें होते हैं, वहाँ पर अपना कलरफुल कलाकृति करते हैं, उसको कहते हैं नुहडोरा अलंकरण। उसके बाद विवाह में देखें तो इनमें जो विवाह है, एक तो चढ़ विवाह है, प्रमुख विवाह है, इसके अलावा अन्य विवाह भी हैं जिसमें आपके भगेली, दूध लौटाया, पठौनी, सेवा जिसको लमसना भी कहा जाता है, और उसको चरघिया विवाह, ये प्रमुख विवाह है। जैसे पठौनी विवाह है, पठौनी विवाह में क्या होता है, जो लड़की है वो बारात लेकर के जाती है लड़के के घर में, है ना। और चढ़ विवाह में क्या होता है, लड़का बारात लेके जाता है लड़की के घर। चढ़ विवाह में बॉयज़ लेके जाएगा, है ना, गर्ल्स के यहाँ, और इसमें क्या होता है, पठौनी में गर्ल्स जाती है बॉयज़ के यहाँ। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। विवाह के लिए अलग से हम पीक वाला वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। उसके बाद आराध्य देव देखें तो आराध्य देव में इनका मेन है आपका दूल्हा देव, ठीक। उसके बाद मृतक संस्कार देखेंगे तो तीसरे दिन क्या होता है, मृतक के जो परिवार है वो तीसरे दिन कोजी करते हैं, और 10वें दिन आपका कुंड मिलान किए जाते हैं। कोजी और कुंड मिलान दोनों का से शुरू हो रहा है, कोजी कुंड मिलान, है ना। एक तीसरा दिन, दूसरा 10वां दिन में। इसके अलावा इनमें और मुख्य क्या है, जैसे अगर कोई व्यक्ति चेचक या कुष्ठ रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है तो सामान्यतः देखा ये जाता है, प्रायः सभी में, जनजातियों के अलावा मैदानी क्षेत्र में जो सामान्य व्यक्ति भी निवास करते हैं उनमें भी जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, जब उनको दफनाया जाता है, जलाया जाता है, तो सर हमेशा उत्तर की ओर रखा जाता है। और तो किंतु जब इस प्रकार के मृत्यु को प्राप्त करता है जनजातियों में, बैगा जनजातियों में, तो दफनाते समय उनके सर को क्या किया जाता है, दक्षिण की ओर रखा जाता है। एक विशेष पॉइंट है। तंत्र मंत्र के जानकार को बैगा या फिर भूमिका कहा जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे हम पढ़ क्या रहे हैं, गौड़ जनजाति पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी जैसे पुजारी हुआ या तंत्र मंत्र के जानकार हुआ, हमने प्रायः सभी जनजातियों में देखा है, और सभी के लिए अलग अलग नाम है। तो हमने, अगर आपने पढ़ रखा है पहले, इसके पहले, तो आपको लग रहा होगा कि ये जो तंत्र मंत्र के जानकार ये सुना है, नया नहीं है कुछ, है ना। बैगा भी हमने देखा है और भूमिका भी देखा है। तो यहाँ पर इसको आप क्लियर कर लीजिए, जो बैगा है, क्योंकि बैगा 2-3 जनजातियों में, सामान्य जो जनजातियों में या पूजा की जाता है उसको बैगा ही कहा जाता है, तो कई जनजातियों में बैगा बोला जाता है। तो इसके पहले हमने पढ़ा है भुंजा जनजाति। तो भुंजा जनजाति की जो पुजारी है या तंत्र मंत्र के जानकार है या फिर ओझा है, उसको क्या कहा जाता है, आपके बैगा कहा जाता है। तो बैगा जो है आपके 2 जनजाति में प्रयोग हो रहा है ना, इसको याद रखते जाना। जहाँ पर कन्फ्यूजन वाला है, एक कौन सा है आपका गौड़ हो गया, है ना, गौड़, और दूसरा क्या हो गया आपकी भुंजा जनजाति। उसके बाद जो भूमिका है, इसके पहले हमने देखा था अन्य किस्में और कहा जाता है, एक तो गौड़ है, गौड़ जिसमें जो तंत्र मंत्र के जानकार या पुजारी उसको कहा जाता है भूमिका, और एक बैगा जनजाति जिसमें कहा जाता है भूमिका, ठीक है। उसके बाद प्रमुख त्यौहार देखेंगे तो इनके प्रमुख त्यौहार है नवाखानी। बस इसमें इतना ही है।
इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन बना भी नहीं है और इससे अधिक और महत्वपूर्ण लगा भी नहीं। तो ये आपका गौड़ जनजाति कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट आज देख लेते हैं, क्योंकि आज 3 जनजाति को साथ में लेके चलेंगे। और जो ये तीनों जनजाति हैं उसके बाद हम जो क्षेत्र के हिसाब से चलेंगे। तीनों जनजाति में आप पहला देख लिए गौड़ जनजाति, उसके बाद हम देख रखते हैं कंवर जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम गौड़ के बाद देखेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है? कंवर जनजाति। मतलब अब तो आपको याद ही हो गया है ना, पहला कौन सा है आपका? गौड़ जनजाति। दूसरे नंबर पे कौन है आपका? कंवर, है ना। इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर रखा है हमने। उत्पत्ति अगर देखें तो जो कंवर जनजाति है ये स्वयं को कौरव वंशी मानते हैं, मतलब अपनी उत्पत्ति कौरव से मानते हैं। इनके संबंध में एक धारणा ये है कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था और अंतिम समय आया और कौरव जब हारने लगे और लगभग करके हार गए, तो जो बचे कुछ कौरव थे वो क्या किए, अपनी जान बचाने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इधर उधर भागने लगे और जंगलों में जाके शरण लेने लगे। तो यही आगे जाके क्या हुए, मतलब इनका मानना था कि यही आगे जाके कंवर कहलाए, इसीलिए ये अपने आप को कुरुवंशी या फिर चंद्रवंशी कहते हैं। मतलब इतना स्पष्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौरव को कौन अपना वंशज मानते हैं, कौन है ये? कंवर जनजाति। ठीक है। उसके बाद अगर संकेंद्रण इनका देखें निवास स्थान, तो निवास स्थान में आपका सरगुजा है। उसके अलावा जो बिलासपुर संभाग है वहाँ पर सर्वाधिक इनका संकेंद्रण है, जिसमें आपका कोरबा आता है। उसके अलावा आपका रायगढ़ है, जांजगीर चांपा, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। मतलब बिलासपुर संभाग में इनका संकेंद्रण सर्वाधिक है कंवर जनजाति का। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो इनकी जो जनसंख्या है अप्रॉक्सीमेट कितनी है? 8 लाख है ना। इसको हमने ट्रिक में याद भी कर रखा है। और गौड़ की कितनी है? 42 पॉइंट समथिंग, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं 43 लाख, है ना। बहुत अंतर है दोनों में, एक कहाँ 43 है, ये कहाँ है 8 लाख है, 8.9 कह सकते हैं। उसके बाद और जो महत्वपूर्ण बिंदु जैसे हमने शुरुआत में चर्चा किया, तो जो मेन है उसको हम लेके चलेंगे, नहीं तो जो ज़रूरत नहीं है उसको भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और एग्ज़ाम में आता नहीं है तो वो सब चीज़ को समेटने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इसके कंवर जनजाति के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको देखें। पहला ये है कि जो कंवर जनजाति है ज़्यादातर सेना में कार्यरत है, सेना कार्य में ये पारंगत है, सेना में ज़्यादा भर्ती होते हैं कंवर जनजाति। इनकी जो बोली है ये क्या है? सदरी या सादरी और छत्तीसगढ़ी है, दोनों मिक्स बोलते हैं। और गौड़ जनजाति क्या था? गोड़ी बोली बोलते थे। इनके आराध्य देव क्या है? सगराखंड है इनके, महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार बना है। सगराखंड किसके आराध्य देव हैं? आपके कंवर जनजाति के। ठीक है। उसके बाद जाति पंचायत में क्या है? जाति पंचायत इनमें भी पाया जाता है। और जो जाति पंचायत या पंचायत की जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है गौटिया। गौटिया, इसको भी हमने ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद कर रखा है। उसके बाद इसमें क्या होता है? 8 से 10 गांव मिलके, देखिए जाति पंचायत होता है, इसके अलावा भी इनका जो संगठन है वो थोड़ा सा अन्य पंचायत की तुलना में अलग है। जाति पंचायत में पंचायत का मुख्य को हम क्या कर रहे हैं? गौटिया कह रहे हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग बहुत सारे गांव हैं, तो 8 से लेकर के 10 गांव मिल करके क्या करते हैं? उनका एक अलग पंचायत होता है। मान लीजिए गांव में कोई मामला नहीं सुलझ रहा है, दो गांव के बीच का मामला है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो यहाँ पर 8 से लेकर के 10 गाँव मिल करके क्या बनता है? एक चक पंचायत बनता है। ठीक है, चक पंचायत कहा जाता है उसको। जैसे चक मतलब क्या होता है? जैसे एक ही जगह आपका मान लीजिए आप किसान हैं तो आपकी खेत एक ही जगह है, तो उसको हम उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? आपका जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, चक है, मतलब एक ही जगह है, तो चक पंचायत, ऐसे करके आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद जो इनमें उपजातियाँ हैं तो 7 उपजातियाँ मिलकर के सतगढ़िया या फिर सतगढ़िया पंचायत बनाते हैं। पहला तो है 8 से 10 गांव मिल करके बनाते हैं। उसके बाद दूसरा एक और है, इनकी जो उपजातियाँ हैं, 7 उपजातियाँ, वो भी अलग से पंचायत का गठन करते हैं, जिनको कहा जाता है सतगढ़िया या सतगढ़िया। ठीक है। उसके बाद देखें नृत्य है, ये बार नृत्य करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कंवर में बार नृत्य। कंवर शब्द को देखें, कंवर, इसमें लास्ट वर है, अगर व को हम ब बना दें
आर, तो बार नित्य, ऐसे करके आप इसको जोड़ लीजिए ताकि लंबे समय तक याद रहे, है ना। उसके बाद जसपुर के जो गहरा गुरु हैं वो कंवर जनजाति से संबंध रखते थे। इसके अलावा इसमें और क्या महत्वपूर्ण है, जो रामचरितमानस का पाठन किया जाता है गांव में, अभी भी इस तरीके से जो धार्मिक आयोजन है वो होते रहते हैं। तो रामचरितमानस के लिए एक अलग सा आयोजन स्थल का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन बना है जिसको कहा जाता है रामायण चबूतरा। क्वेश्चन ये था कि कौन सा जनजाति में रामायण चबूतरा का निर्माण किया जाता है, तो कौन सा है, कंवर जनजाति में, आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ये फिर से रिपीट हुआ, देखिए जो पुजारी हैं या तंत्र मंत्र के जानकार हैं उनको सभी आपके जनजाति में कुछ न कुछ नाम से पढ़ा जा रहा है। इसके पहले हमने अभी देखा गौड़ जनजाति में, इसके पहले ही हमने देखा आपके गौड़ जनजाति में, ये फिर से रिपीट हो रहा है। आपका पुजारी को, कंवर जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है, आपके बैगा। ठीक है, अब हमने 3 जनजातियों में पुजारी का नाम पढ़ लिया, बैगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद जो तीसरी जनजाति है आज का, उसका देख लेते हैं और आज के लिए लास्ट होगा। अब तीसरी जनजाति कौन सी है वो उरांव। इसके बाद हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति। उरांव जनजाति क्या है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। और उरांव जनजाति को अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके पहले हमने देखा है कि पहले नंबर पर गोंड आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके कंवर आता है और तीसरे नंबर पे आ जाता है उरांव जनजाति। स्थानीय लोग इन्हें धनका या फिर धांगर भी कहते हैं। ये सामान्य परिचय हो गया। उत्पत्ति के संबंध में अगर देखें उरांव जनजाति का, तो इसके संबंध में 2 कथानक मिलते हैं। पहला ये कि जो उरांव जनजाति है प्राचीन समय में ये देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में निवास करते थे। उस समय क्या हुआ, जब आर्यों का आगमन हुआ तो आर्यों के कारण से ये दबाव महसूस करने लगे और आर्यों के दबाव के कारण पहले जो इनका निवास स्थान था उसको छोड़ करके ये शाहबाज, जो वर्तमान भोजपुर क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्थानांतरित हो गए। उसके बाद वहाँ पर भी ये आर्यों के जो कार्य हैं या आर्यों के कारण प्रभावित थे, तो भोजपुर से ये रोहतास की तरफ स्थानांतरित होते गए। उसके बाद वहाँ पर भी रोहतास से ये 2 भाग में बट गए। पहला जो भाग है वो गुजरात होते हुए राजमहल की पहाड़ी की तरफ आ गया और जो दूसरा भाग है इनकी, ये कोयल नदी के किनारे होते हुए पलामू जो बिहार है वहाँ पे आ गए। फिर पलामू से होते हुए ये रांची और रांची से होते हुए धीरे धीरे ये छत्तीसगढ़ तक पहुँच गए। तो ये एक तो पहली जानकारी है, या कह सकते हैं कि एक पहला जो कथा प्रचलित है कि इस तरीके से उरांव जनजाति का जो संकेंद्रण है वो आपके बिहार, झारखंड और रांची तक हुआ, या अभी वर्तमान में भी यहाँ इनका अधिक संकेंद्रण है। उसके बाद जो दूसरी आपकी कथानक है उसको भी देख लें। दूसरी कथा इनके संबंध में ये प्रचलित है कि जो रोहतासगढ़ क्षेत्र था उसको तुर्क मुस्लिम जीतना चाहते थे, वहाँ पे कब्जा करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे अपना एक जासूस भेजा ये जानकारी के लिए कि यहाँ के लोग की क्या कमजोरी है, पहले इसको पता करो। तो ये महिला क्या करती हैं, जाती हैं और जो उरांव संप्रदाय रहता है यहाँ पे जो निवास करते रहते हैं वहाँ पे जाके शामिल हो जाती है और कुछ दिन रहती है और उसके बाद वो देखती है कि 2 ऐसा समय है जहाँ पर यहाँ के लोग अपने आप में इतना बिजी रहते हैं कि बाहर की इनको खबर नहीं रहती। और ये है कर्मा और सरहुल, ये जो महत्वपूर्ण त्यौहार है उरांव जनजाति का। उस दौरान ये हड़िया पीते हैं और आराम से अपना त्यौहार में मग्न रहते हैं। तो जो महिला जासूस है ये खबर भेजती है कि कर्मा और सरहुल के दौरान ये हड़िया पीते हैं और त्यौहार मनाने में बिजी रहते हैं या व्यस्त रहते हैं। इस दौरान आप आक्रमण कर सकते हैं। तो ठीक जैसे बताया गया था उसी हिसाब से क्या करते हैं, तुर्क मुस्लिम आक्रमण करते हैं त्यौहार के समय। किंतु यहाँ पर क्या होती हैं, जो उरांव महिलाएं हैं वो सामने आती हैं और नेतृत्व करती हैं और उनको खदेड़ देती हैं, हरा देती हैं। तो इसी तरीके से ये सिलसिला 12 बार चलता है और 12 बार वो उनको असफल कर देती हैं। किंतु होता क्या है, जब 13वें साल में 13वीं बार आक्रमण करते हैं और इस क्षेत्र को वो जीत लेते हैं और उरांव को वहाँ से खदेड़ देते हैं और उरांव को वहाँ से
हटना पड़ता है। तो इसी के याद में उरांव जनजाति क्या करते हैं, प्रति 12 वर्ष जीनी शिखर त्यौहार मनाते हैं। तो इस तरीके से इनका जो संकेंद्रण है उत्तरी क्षेत्र से आपके मध्य भारत की तरफ हुआ। तो ये जानकारी है, ये कथा प्रचलित है। उसके बाद निवास स्थान इनका देखते हैं। निवास स्थान में मेन इनका संकेंद्रण आपका सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र है। हम कह सकते हैं सरगुजा संभाग में, खासकर जसपुर में इनका संकेंद्रण सर्वाधिक है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो ये 7.5 लाख इनकी जनसंख्या है। और जब हम पहले भी देख चुके हैं, पहली, दूसरी, तीसरी जनजाति जिनका जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, उसमें ये तीसरा स्थान रखता है। उसके अलावा और जो मुख्य बिंदु हैं उसको अगर हम देखें तो उरांव जनजाति को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिंदू उरांव और दूसरा है ईसाई उरांव, क्योंकि अधिकांश उरांव जनजातियों ने अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए अभी भी कुछ उरांव हिंदू हैं और कुछ ईसाई धर्म को मानते हैं। बोली इनकी है कुड़ुक। कुड़ुक बोली के कारण ही उरांव जनजाति को कभी कभी कुड़ुक भी कहा जाता है। उसके बाद नृत्य देखें तो नृत्य में सरहुल नृत्य प्रमुख नृत्य है, और जहाँ पर ये नृत्य किया जाता है उसको कहा जाता है अखाड़ा। मतलब जो नृत्य का मैदान होता है, डांस का मैदान, उसको कहा जाता है अखाड़ा। प्रमुख आराध्य देवी देवता में है आपकी देवी है सरना देवी, और साल वृक्ष में इनका निवास स्थान मानते हैं। इसके अलावा एक और है धर्मेश, जो सूर्य देव के रूप में या सूर्य देव के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं, और इनको बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो पूजा स्थल होता है उसको कहा जाता है बगिया। इनकी युवा गृह है धुमपुरिया, जिसको मैट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर रखा है। इसके अलावा इनमें जाति पंचायत भी पाया जाता है। तो पंचायत में देखें तो जो पंचायत की इकाई है, अगर परहा है, परहा तो परहा के प्रमुख को कहा जाता है परहा राजा। एक तरफ हमने लिखा है पंचायत की इकाई, दूसरी तरफ है प्रमुख। तो परहा और परहा का प्रमुख है परहा राजा, और जाति पंचायत भी है जिसके प्रमुख को कहते हैं महतो। तो इस तरीके से हमने उरांव जनजाति के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देखा। इसके अलावा हमने गोंड और कंवर जनजाति को भी अच्छे से देख लिया है। यहाँ से बाहर से क्वेश्चन फिलहाल तो नहीं बनेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो आज के लिए हम इन तीनों जनजातियों को ही देखते हैं, उसके बाद फिर से जो बचे हुए जनजाति हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।